नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीतमपुर से बड़ी खबर है, जहां डंपर ने तेल के टैंकर को मारी टक्कर। डंपर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद सड़क पर फैला तेल तो सड़क पर डाली गई रेत और मिट्टी। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जहां हादसा हुआ है, बताते चले कि डंपर ने तेल के टैंकर को टक्कर मारी, जिसके चलते हादसा हुआ। डंपर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। वहीं हादसे के बाद सड़क पर चारों तरफ तेल फैल गया है। तो वहीं अब किसी तरह की दुर्घटना ना घटे, इसके तहत सड़क पर रेत डाली गई है, मिट्टी डाली गई है, ताकि चिकनाहट खत्म हो सके और कोई भी दुर्घटना होने से बचा जा सके। पीतमपुर से ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी साबिर जुड़ चुके हैं। साबिर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो दुर्घटना हुई है धार जिले के पीतमपुर, जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये उस समय यहाँ पर एक बड़ा हादसा टला है। मैं आपको बता दूं कि कच्चे तेल से जो भरा टैंकर सड़क से गुजर रहा था, उसी बीच एक डंपर ने पीछे से इसको इतनी जबरदस्त टक्कर मार दी कि जो है पीछे से वो फूट गया और कच्चे तेल सड़क पे बहने लगा, जिससे पूरा मार्ग पर फिसलन फैल गई और यातायात पर खतरा मंडराने लगा। हादसे की सूचना मिलते ही पीतमपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तत्काल कार्रवाई करते हुए टैंकर को वहां से हटाया और साथ ही कोई दुर्घटना यहाँ पे बड़ी ना घट जाए, इसलिए फिसलन को हटाने के लिए वहां पर रेत और मिट्टी डलवाई गई। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर के फरार हो गया। हालांकि गनीमत पूरी घटना में रही कि कोई भी बड़ी इसमें जहां पर किसी की शारीरिक चोट नहीं आई, कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ देर तक यातायात जो है वो जरूर बाधित रहा, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद जो है यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साबिर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित दिखा, लेकिन बाद में रेत और मिट्टी डाली गई, जिसके बाद से यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया गया। वहीं किसी तरह के हताहत होने की जानकारी नहीं। और अब खबर भोपाल से, जहां चलती ट्रेन से गिरा यात्री। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा यात्री। मौके पर मौजूद यात्रियों ने बचाई जान। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से यात्री गिरा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें हैं यहां पर, जहां जो यात्री थे, अन्य यात्रियों ने जैसे तैसे करके उसकी जान बचाई। चलती ट्रेन से ये यात्री गिर गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में यात्री फंसा। और अब खबर गुना से है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। विवाद में एक की मौत तो वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। गुना से ये बड़ी खबर है, जमीन विवाद का मामला सामने आया है। जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और विवाद में एक की मौत हो गई तो 7 लोग घायल हुए हैं। बैतूल में लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट की नकदी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि 21 मई की रात आमला थाना क्षेत्र में एक गल्ला व्यापारी के घर डकैती की बड़ी वारदात हुई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और अब इस डकैती का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए नगद और 3.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि डकैती की योजना घर में अक्सर आने जाने वाले एक परिचित ने ही बनाई थी। तो वहीं इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। वहीं बताते चले कि गिरफ्तार आरोपियों में शाहरुख नामक युवक पर पहले से ही 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इतना ही नहीं, नागपुर पुलिस ने भी उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। बैतूल पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। व्यवसायी के यहाँ एक डकैती की घटना हुई थी। उस घटना को थाना आमला के स्टाफ ने और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने अथक मेहनत और प्रयास से डिटेक्ट कर लिया है और इसमें 4 आरोपियों की भी गिरफ्तारी अभी तक हो गई है, क्योंकि अंतर्राज्यीय अपराधी हैं। इसके अलावा लगभग 4.5 लाख का माल मशरूका भी इसमें हमने बरामद किया है। कुछ अन्य आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी होना शेष है।
और अब खबर ग्वालियर से है, जहां इलेक्ट्रीशियन पर फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी ने पिता को गाली देने पर इलेक्ट्रीशियन को गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रीशियन और नाबालिग के पिता के बीच ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद था, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ने नाबालिग के पिता को गाली दी थी। इसी से नाराज होकर नाबालिग ने फायरिंग की थी। ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक फरियादी के पैर में गोली मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फरियादी जो है रवि राठौर, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनकी दुकान के सामने ऑटो चालक है राजेंद्र तोमर, वो ऑटो खड़ा करता था, तो उसको उसने ऑटो खड़ा करने से मना किया। इस बात पर ऑटो चालक के लड़के को बड़ा अपमानजनक लगा कि हमारे पिताजी को जो है गाड़ी हटाने के लिए बोला। इस बात पर उसने जो है कट्टे से फायरिंग की, जिससे जान से मारने की नीयत से, जिससे फरियादी रवि राठौर के पैर में घुटने के पास गोली लगी। उनकी रिपोर्ट पर से जो है दो लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया साक्ष्य में, उसको भी सम्मिलित किया गया और प्रकरण गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और अब खबर जबलपुर से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था छात्र प्रियांशु त्रिपाठी, तो वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है सुसाइड नोट को लेकर कई सवाल उठे हैं। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और मोबाइल की जांच की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से। उधर किराए पर रहकर ज्ञान गंगा कॉलेज में प्रियांशु पढ़ाई कर रहा था। शास्त्री नगर स्थित महर्षि स्कूल के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कि मेरी गलती है मुझे माँ को कुछ आज पता नहीं है, कुछ ऐसे लव हो या कुछ ऐसे वर्ड थे, मैंने क्लियर तो नहीं हो पाया। यहाँ अंधेरा मतलब वहाँ पर इतना क्लियर नहीं हो पाया और पुलिस वाले ले लिए थे, अपने पास जब्ती कर लिए, उसका मोबाइल भी जब्ती कर लिए। और इसके बाद हमको तो ये अंदेशा लग रहा है कि इसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हमें इसका सही रिपोर्ट मिले कि कारण क्या हुआ है। कल रात्रि 9:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ज्ञान गंगा कॉलेज का छात्र बीटेक का था, जो महर्षि स्कूल के सामने मेघराज सिंह ठाकुर के मकान में किराए से रहता था। ये ग्राम करौंदी जिला मैहर का रहने वाला था। ये अकेला रहता था। उसके मकान मालिक ने सूचना दी थी कि मेरे यहाँ किराएदार एक लड़का है प्रियांशु त्रिपाठी, जिसने फांसी लगा ली है, जिसकी पंचनामा कार्रवाई कर जांच की जा रही है। विदिशा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भतीजी पर अपने ही चाचा को जहर पिलाने का आरोप लगा है। मामला त्योदा थाना इलाके का है। लड़की का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके चाचा रिश्ते का विरोध जता रहे थे। लड़की पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर चाचा को जहर पिला दिया, जिसके बाद चाचा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल लड़की के चाचा की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। चाय बनाई थी, लड़की बनाती खाना बनाओ तो चाय बनाई, सो हम लोग तेल दे गई, फिर जाए पीछे ले आई तो जो गुलटार खेल गया। कौन की मोड़ी है? मेरी नातनी है, बड़े मोड़ा की मोड़ी मेरी नातनी, बाकी भतीजी। तो क्या करोगे? अब भाग कर गई थी, सो भाग फिर गई। हम ले आए थे, पुलिस वाले कम उम्र की थी, पुलिस वाले घर कर गए थे, हमरा पुत कर भी गए थे। सुबह घरे आ गई, सो हमने 6 महीना राखी। वो कल 6 बजे चाय बना के हमें तेल दे गई, बाई पीछे दे गई, सुबह बुलेट फिर गया। हमारे यहाँ पर एक गोपाल नाम का पेशेंट आया है, जिसने सल्फास खाया हुआ बताया है। उसका पर्याप्त इलाज चल रहा है और अभी उसको जान का खतरा नहीं है, जो समुचित इलाज दिया जा चुका है और अभी फिलहाल में वो स्टेबल है, खतरे से बाहर है। बुरहानपुर में शराब की दुकान शिफ्ट किए जाने पर महिलाओं ने जमकर दिवाली मनाई है। मामला नगर पालिका नेपानगर के वार्ड नंबर 2 का है। लंबे समय से यहां पर मौजूद शराब की दुकानों को शिफ्ट किए जाने की मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी हो गई। महिलाओं ने शराब की दुकान को शिफ्ट किए जाने पर प्रशासन को धन्यवाद दिया और जमकर आतिशबाजी भी की। दुकान है, इसलिए हमको बहुत खुशी है, इसलिए हमने आज दिवाली का त्योहार मनाया। तो इसलिए कि हम आने जाने में हम 5 बजे भी निकलते थे घर से, तो हमको डर लगता था वहाँ से कि कभी कोई गाली गलौज नहीं कर दे, कुछ कर दे। आज हम 8 बजे भी निकलेंगे तो बहुत खुशी से निकलेंगे।
बहुत खुश है और बहुत खुशी की बात है। आज हमारा बहुत सालों से जो प्रयत्न था वो सफल रहा। हम शासन प्रशासन सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि 50 सालों से जो दो शराब की दुकान हमारे मोहल्ले में थी, जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले को बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। हम औरतें बहुत परेशान होते थे, निकल नहीं पाते थे अपने घर से। जाने के लिए हमको नजरें झुका के जाना पड़ता था, अजीब अजीब तरह की बातें सुननी पड़ती थी। तो आज हम बहुत खुश है, इसीलिए हमने आज हमारे मोहल्ले में दिवाली मनाई है, पटाखे फोड़े हैं और मिठाइयाँ बांटी है। हम शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजनांदगांव में सरकारी विभागों पर करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया। सबसे ज्यादा 13 करोड़ 11 लाख रुपए नगर निगम पर, जबकि 6 करोड़ 55 लाख रुपए ग्रामीण विकास विभाग पर बकाया है। जानकारी के मुताबिक जिले में 50 से ज्यादा सरकारी विभागों पर 21 करोड़ 27 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। बिजली वितरण कंपनी सभी बकायेदारों को नोटिस भेज रही है, लेकिन अभी तक बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। राजनांदगांव संभाग के अंदर में लगभग 50 शासकीय विभागों में विभिन्न बकाया राशियों में लगभग 21 करोड़ 27 लाख के आसपास की राशि है। मुख्यतः हमारा जो बड़ा विभाग है, जिसमें बड़ा बकायादार है, लगभग 13 करोड़ 11 लाख के आसपास नगर निगम विभाग का है, नगरीय विभाग का, और दूसरा ग्रामीण विकास विभाग का लगभग 6 करोड़ 55 लाख रुपए है। और इसकी वसूली के लिए संभागीय स्तर पे पत्र भी लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि वसूली जल्दी है। चूँकि नगर निगम का जो बिजली बिल है वो बकाया है, जिसमें हम लगातार अभी उनको पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी डिमांड है उसके अनुसार, और जो हमारी उपलब्धता है उसके हिसाब से हम बिजली विभाग को लगातार पेमेंट करते हैं। और अभी कुछ मीटर्स ऐसे भी हमने चिन्हित किए हैं जिसमें जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, और उसको भी हम डिस्कनेक्ट करने का रिक्वेस्ट किए हुए हैं। वो जैसे ही खत्म होगा तो हमारी कुछ डिमांड भी कम होगी और हम पटाने की स्थिति में बेहतर स्थिति में रहेंगे। राजनांदगांव जिले में विद्युत विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए लगातार नोटिस शासकीय विभागों को दिया जा रहा है। विद्युत विभाग में करोड़ों रुपए की बकाया राशि अभी जो है विभागों में होनी है, लेकिन अभी तक वसूली जो है नहीं की जा सकी है। विद्युत विभाग लगातार बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस इन विभागों को जारी कर रहा है और पैसे की मांग जो है की जा रही है। वहीं राजनांदगांव में सबसे बड़ा जो बकायेदार है वह नगर निगम है, जहां 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है नगर निगम की बकाया है, जिसको विद्युत विभाग को जो है बिजली बिल का भुगतान किया जाना है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग और अन्य विभाग हैं, उनमें करोड़ों रुपए की बकाया राशि है। राजनांदगांव में ऐसे 50 से अधिक विभाग हैं जिनमें करोड़ों रुपए जो है विद्युत विभाग का बकाया राशि अभी जो है वसूली किया जाना है। इसको लेकर लगातार विद्युत विभाग संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर रही है और विद्युत बिल की जो बकाया राशि है उसको भुगतान करने को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा मांग की जा रही है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। बालाघाट में नकली खाद के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई की है और गोदाम को सील भी किया है। बताते चले कि नकली खाद और बीज मिलने की शिकायत पर विभाग ने छापेमारी की, जिसमें नकली खाद और बीज की पैकिंग की जा रही थी। पुलिस ने नकली खाद और बीज जब्त कर लिया है। अवैध रूप से बीज के यहाँ पैकिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी, कलेक्टर महोदय द्वारा उस शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में यहाँ लोकल लेवल पर SDO ऑफिसर, TI साहब, नायब तहसीलदार और एग्रीकल्चर विभाग के सभी उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है संयुक्त रूप से, और उसमें जांच की कार्रवाई आगे जो कृषि विभाग द्वारा की जाएगी। प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ मेहंदीवाड़ा में नरहरी सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अवैध रूप से बीज का पैकेजिंग हो रहा है, ऐसा हमें पता चला था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नायब तहसीलदार मैडम और पुलिस विभाग का समस्त अमला, कृषि विभाग से हम SDO कृषि और अन्य मतलब साथी हमारे यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे चेकिंग करें, जिसमें हमें यहाँ पे बीज पैकिंग करते हुए पाया गया है और जिस पे भी सीलबंद कार्रवाई की गई है। कितने बीज सैंपल थे? अभी 20 सैंपल तो हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे, जो धान की वैरायटी थे, अब वो लैब में जाएगी और जांच होगी और आगे कार्रवाई होगी। खबर विदिशा से है, जहां आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन तैयारी में जुट चुका है और इसी कड़ी में विदिशा के बांग्ला घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और इस प्रशिक्षण में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की पूरी प्रक्रिया को सिखाया गया। इस मॉक ड्रिल में होमगार्ड और SDRF की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। जवानों ने बारिश और बाढ़ की स्थिति को दर्शाते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। कंसर्न में आज जो SDRF की टीम है उनके द्वारा जो है एक मॉक ड्रिल का प्रदर्शन यहाँ किया गया कि किस प्रकार से
लोग अगर बचे हुए हैं तो डीप डाइव करके या कहीं जो है अन्य एपरेटस जो हमारे हैं बोट के माध्यम से या टायर के माध्यम से या जो होममेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा, उस सबका डेमो यहाँ दिया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि हम अपनी तैयारियां देखें, अपने इक्विपमेंट्स की तैयारियां देख लें कि वो रेडी कंडीशन में है कि नहीं, और दूसरा ये कि सभी जो संभावित होममेड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से हम जन जन तक ये चेतना पहुंचा सके, इसका एक प्रयास था। इसमें कुछ चीजें देखी गई हैं, कुछ हम लोगों ने पॉइंट और आगे के लिए नोट करें, सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से इसमें अगर कोई रियल इंसिडेंट होता है तो उसका कम से कम डैमेज पे हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। छतरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही 28 बाइक बरामद भी की गई है। बताते चले कि कई थानों में बाइक चोरी के कई मामलों की जांच के लिए इस सिलसिले में पुलिस को लंबे समय से गिरोह के सदस्यों की तलाश थी। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पीआई अरविंद डांगी के नेतृत्व में हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था। तस्दीक के दौरान एक दिन ये सूचना मिली कि एक संदिग्ध चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ मेला ग्राउंड में मौजूद है। जब मौके पर पुलिस गई, उससे पूछताछ की गई, उसको हिरासत में लिया गया। उसके पास एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि यह व्यक्ति एक गिरोह का सदस्य है जिसमें करीब 5 लोग हैं। इनमें से 4 लोग बक्सवाहा थाना के रहने वाले हैं और एक जो व्यक्ति है वो बंडा सागर का रहने वाला है। 4 बक्सवाहा निवासियों की गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की गई और उनके कब्जे से करीब 28 मोटरसाइकिल हमारे द्वारा जब्त की गई है। एक व्यक्ति अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी होना शेष है। विदिशा जिले के गुलाबगंज के बरी घाट से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। महज 2 साल के एक मासूम ने खेलते खेलते जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन बच्चे को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 साल का मासूम घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। आदित्य 2 साल का है। वो बाहर खेलने गया था। खेलते खेलते उसे बाहर कुछ जहरीला पदार्थ मिल गया। खेल में उसने खा लिया सर उसको। कब भर्ती करा था? गुरुवार के रोज 11 बजे। पीएम हो गया? पीएम हो गया। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बीच कांग्रेस कई चरण में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में सुकमा जिले में भी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने इस प्रक्रिया को गलत बताया है। चित्रकूट के पूर्व विधायक राजमन पिंजाम ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार नए शिक्षकों की भर्तियां न करनी पड़े, इसलिए युक्तियुक्तकरण कर रही है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार ने षड्यंत्र रचा है। शायद सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा। सरकार की दावाएं बिल्कुल खोखली है और झूठा है। आज जो शिक्षकों की 45,000 पोस्ट जो कम किए हैं, बंद किए हैं और लगभग 10,463 स्कूल पूरे प्रदेश में बंद हुआ है। ये इनकी बंद होना मैं इसलिए समझ रहा हूँ, ये युक्तिकरण नहीं, ये मतलब सीधा सीधा सरकार की मंशा है कि शालाओं को बंद करो और वहाँ के शिक्षकों को दूसरे जगह संलग्न करो और वहाँ की स्कूल को दूसरे जगह संचालित करो। ये शहरों में सफल हो सकता है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुदूर अंचलों में ये संभव नहीं है। और लगभग आपके सुकमा ज़िले में 265 स्कूल प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों मिला। तो इनके बंद होने से इनका जो पंजीयन है उसको रद्द करने से स्कूल तो बंद होगा ना। वहाँ के उसको कैसे अपन माने कि अपन युक्तिकरण कर रहे हैं। विदिशा में एक ऐसा शिवलिंग है जो किसी 4 दीवारी के बीच नहीं बल्कि बेतवा नदी के बीचों बीच विराजमान है। ये शिवलिंग साल के ज्यादातर समय पानी से घिरा रहता है और बारिश के दौरान तो पूरा जल में समा जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी महिमा इतनी ज्यादा है कि दूर दूर से श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर का कुछ ऐतिहासिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन ये करीब 300 से 400 साल पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि नाना साहब पेशवा की सेना जब विदिशा में डेरा डाले हुए थी तब कई धार्मिक स्थलों के साथ इस शिवलिंग की भी स्थापना की गई थी। वहीं अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर ने डायलिसिस मशीन की उपलब्धता की जानकारी दी। ये महादेव
जलाधारी भगवान भोलेनाथ का स्थान है, बहुत पवित्र परम स्थान है, प्राचीन है। इसका आज तक कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं किसी ने बता नहीं पाया कि कब का निर्माण है। महादेव ऐसे ही जलाधारी भगवान भोलेनाथ बैठे रहते हैं और यहाँ स्वच्छ जल रहता है। बरसात में, ग्रीष्म ऋतु सभी में वो महादेव की सेवा चल रही है। पानी भर जाता है तो रोक लग जाती है, सब पूजन के लिए जाते हैं हम, बाकी सभी जन के लिए बाहर से दर्शन करने की परमिशन रहती है। लगभग कितने महीने तक शिव की जो मूर्ति है वो जल में ये अभी तो साल में 4 बार इतना पानी आता है, बाकी फिर बरसात में डूबे रहते हैं। अच्छा, इतना परमानेंट रहता है? हाँ, इतना परमानेंट नहीं रहता है, 4 बार भराता है। 4 बार जो हलाली से डिमांड की होती है पानी पीने के लिए, तब ये पानी बढ़ जाता है, फिर ये पानी नीचे उतर जाता है। जशपुर का एक ऐसा गांव है जो नागलोक के नाम से जाना जाता है। वजह यहाँ 40 से ज्यादा प्रजाति के सांप मिलना। गांव में बारिश के दिनों में सांप काटने से कई लोगों की मौत की खबर सुनने को मिलती है और पिछले साल यहां करीब सांप काटने के 525 मामले सामने आए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। यहां पाए जाने वाली 40 प्रजाति के सांपों में से 5 प्रजाति बेहद जहरीली है, जो ग्रामीण इलाकों में घरों या घरों के आसपास घूमती नजर आती है। गाँव में सांप काटने से मरने का एक कारण ये भी है कि गाँव के लोग सांप काटने के बाद अस्पताल जाने की बजाय ओझों के पास चले जाते हैं, जिसके कारण समय पर इलाज न मिलने से उनकी मौत हो जाती है। गांव में ज्यादा सांप पाए जाने के कारण राज्य के सीएम विष्णुदेव साय ने यहां स्नेक पार्क बनाने की घोषणा भी की है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सर्वे कर रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में गांव-गांव जाकर और सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। लोग के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई प्रकार के सत जीव जंतु मिलते हैं, और जिसमें मुख्यतः 5 जहरीले सांप हैं और जिसमें अधिकतर मतलब जिसके काटने से मृत्यु होती है वह है कॉमन करंट, जो मतलब रात में बिस्तर पे चढ़ के आदमी को काट लेता है, जिसके काटने से पता नहीं चलता है, इसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जब भी सांप काटे तो आदमी को ओझा गुनिया बैगा के चक्कर में ना फंस के तत्काल मतलब हॉस्पिटल की ओर आए, जो सांपों के ही जहर से बना हुआ एंटीवेनम से उनकी जान बच सकती है। अभी हमारे पास स्नेक बाइट को लेके अभी सीएम साहब को स्पेशल मीटिंग में इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि जितने भी कम से कम जसपुर में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जिला चिकित्सालय हैं, तो उसमें स्नेक बाइट के लिए पूरी तैयारी करना है, कहीं पर भी एंटी स्नेक वेनम सीरम की कमी ना हो। तो हमने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके जिला चिकित्सालय तक पूरी तैयारी की है कि पूरा एंटी स्नेक वेनम सीरम हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था में है। सभी डॉक्टर्स लोग जो पीएचसी लेवल में इलाज करते हैं वो सब ट्रेंड है, सबको प्रशिक्षण किया गया है। और हम लोग का एक ट्रीटमेंट ग्रुप है जिसमें कोई भी केसेस कॉम्प्लिकेशन रहता है तो हम स्पेशलिस्ट से भी चर्चा करके उसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही हम लोग का ये फरसाबहार ये क्षेत्र विकासखंड नागलोक कहलाता है। यहाँ पर सांप की अनेक प्रजातियां मिलती हैं और हमारे अजय महाराज बहुत दिनों से इस पर काम भी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत मांग है कि स्नेक पार्क की स्थापना हो, तो उधर हम काम भी हम लोग शुरू करवा दिए हैं। तो मैं स्नेक पार्क की भी घोषणा करता हूँ। बेमेतरा के किसानों ने बड़े ही श्रद्धा के साथ ऐतिहासिक राम मंदिर ट्रस्ट को 91 एकड़ की जमीन दान में दिए थे, ताकि मंदिर का देखरेख और पुजारी का जीवन यापन आराम से हो सके। लेकिन जमीन से जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा मंदिर के ट्रस्ट को नहीं मिल रहा था, जिसके चलते राम मंदिर के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर जिले में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसी बीच गांव के प्रॉपर्टी डीलर्स ने राम मंदिर के जमीन की अदला बदली कर दी, जिसको लेकर गाँव के लोगों ने विरोध जताया और मंदिर ट्रस्ट की ओर से नए समिति का गठन किया गया। अब 24 सालों बाद इस जमीन की खेती के लिए खुली नीलामी की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के अंतर्गत आने वाले जो दान में दिए हुए जमीन है उसकी आज नीलामी होगी। कृषि योग्य जो जमीन है उसकी नीलामी होगी। और आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा के जो है नौधा चौक में, सिंगौरी वार्ड के अंतर्गत आने वाले नौधा चौक में। और देखिए नौधा चौक में आने का ये भगवान श्री राम की जो एक तस्वीर है, यानी आज भगवान श्री राम के जो समर्पित मंदिर है और मंदिर में जो जमीन है उसकी आज नीलामी होगी जो कृषि। और ये दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ के जो किसान हैं वो आए हुए हैं
इस नीलामी में भाग लेने के लिए। इसके अलावा दूसरी ओर दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर, अगर आए पीछे तो ये देखिए, अब इसमें दुर्भाग्य कहूँगा सीधा, यानी करीबन 24 साल बाद ये नई बॉडी आप देख रहे हैं। लगभग 24 साल के बाद इस बॉडी का गठन हुआ है। इसीलिए राम मंदिर की जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति उत्पन्न हुई, उसी को जानने का प्रयास हम करेंगे और किसानों से भी बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी मंदिर और इतने लगभग 91 एकड़ जमीन है यहाँ पर 3 गाँव में। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा सिंगौरी में, फिर मोभट्टा और बहुनवा गांव, और ये सारे ज़मीन है वो दान दिए हुए। चलिए पहले यहाँ के जो अध्यक्ष हैं शर्मा जी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या होने जा रहा है और क्या करें। सर, कैसे आना हुआ, किस बात को लेकर आना हुआ है? देखिए, आप सब लोगों को जय श्री राम। सबसे पहले तो आज का जो उद्देश्य ये था कि राम मंदिर की ज़मीन, यानी राम मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन बेमेतरा में स्थित है और बेमेतरा के विभिन्न गाँव। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।